बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। इरफान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम CDC टाइम के साथ। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि प्रोग्राम CDC आपके लिए पेश किया जा रहा है और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रफ़िशा रियाज साहिबा, जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 4 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आएँ, जो फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स आप इस्तेमाल करती हैं बच्चों में स्पाइनल डिस्फॉर्मिटीज़ जो हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो आप इंशाल्लाह बात करेंगे हम तफसील से इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि CDC यानी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का एक ब्रीफ सा तारुफ हमारे सामीन के साथ पेश कर दें। और मैं ये भी बताता चलूँ सामीन मोहतरम कि ये प्रोग्राम न सिर्फ रिफ़ा FM 102.2 पे आप इस वक्त बराह रास्त समाअत फरमा रहे हैं, बल्कि हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी इस प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकेंगे, हमारे YouTube पेज पे, इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे भी। जी डॉक्टर साहब, CDC के मतलब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि स्पेशल बच्चों को डिफरेंट थेरेपीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में, तो हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। फिजियोथेरेपी में वो सारे बच्चे जो कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से चल नहीं सकते, पट्ठे कमज़ोर हैं, उनके बैलेंस के इशूज़ हैं, पोस्चर से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड मुख्तलिफ मसाइल हैं, या कुछ बच्चे ऐसी स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं जिनको स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ होते हैं, तो उन सब बच्चों को डिफरेंट एक्सरसाइजेस के साथ जो है किस तरह ठीक करना है ताकि वो चल फिर सकें, बैठ सकें, अपने आप को खुद जो है मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कर सकें, ताकि दूसरों पर डिपेंड ना कर सकें। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेस के साथ जो है उनको ट्रीट किया जाता है फिजियोथेरेपी में। उसके अलावा हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर में जो है वो स्पीच थेरेपी का रूम है, जिसमें वो सारे बच्चे जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से बोल नहीं सकते, उनकी जो है एक्सरसाइज के साथ जो है स्पीच पे काम किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बच्चों के बिहेवियर को मैनेज करने के साथ साथ उनकी एजुकेशन पे भी काम कर रहे होते हैं, ताकि बच्चों को बेसिक उनको चीज़ों का आइडिया हो जाए, लर्निंग पे उनकी काम किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास CDC में एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग का रूम है। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में रोज़मर्रा के बच्चों के जो टास्क हैं कि कैसे बच्चे ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, बच्चों की जो सेल्फ ग्रूमिंग के टास्क हैं कि बच्चे ने अपने हैंड वॉश कैसे करने हैं, अपनी शर्ट कैसे पहननी है, बटन कैसे क्लोज करने हैं, उन चीज़ों पे काम किया जाता है। उसके अलावा बच्चों की सेल्फ फीडिंग पे काम किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो खुद इस काबिल हो सकें कि वो खुद खाना खा सकें, क्योंकि बच्चे जब ज़ाहिरी बात है स्पेशल नीड के साथ हैं तो उनकी रेंजेस लिमिटेड होती हैं, वो अपने आप की सेल्फ फीडिंग, सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर सकते, तो उनको इस काबिल किया जाता है कि वो इन चीज़ों में भी खुद इंडिपेंडेंट हो सकें। उसके अलावा बच्चों के फाइन मोटर्स पे काम किया जाता है कि बच्चों के हाथ की मूवमेंट्स जो होती हैं वो अक्सर लिमिटेड होती हैं, तो किस तरह बच्चों की फाइन मूवमेंट जो हैं वो उनको बेहतर किया जाए ताकि वो अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको बेहतर तरीके से खुद कर सकें। इसके अलावा बच्चों के डिफरेंट सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, जैसे लाइट के साथ होता है, टेम्परेचर के साथ, वेदर जिस तरह चेंज होता है तो बच्चों के भी सेंसरी इश्यूज़ पीक पे चले जाते हैं। लाइट के साथ है, साउंड के साथ है, तो उनको सेंसरी थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये तो वो सारी हैं जो कि थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इन सब के साथ चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर एक ऐसा इदारा है जो कि आपको स्पेशल ओलंपिक्स की भी सहूलियात बच्चों के लिए जो है वो फराहम करता है। हमारे पास प्रॉपर स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के साथ जो है वो एक रूम ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने करवाया हुआ है, जिसमें प्रॉपर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों की फिटनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाती हैं। हम उसमें बच्चों के लिए डिफरेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, समर कैंप हैं, विंटर कैंप्स होते हैं। अभी भी इस टाइम हमारा जो एक कैंप है वो चल रहा है जो कि फ़ुटबॉल कैंप है, और वो किक ऑफ अकेडमी जिना पार्क में बच्चों के लिए है, और वो 9 to 11 उसकी टाइमिंग है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम अपने बच्चों को वहाँ पे भी लेकर जाते हैं ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उनकी फ़िटनेस पे भी काम किया जाए। और चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर जो है ये वेस्टेज 1 अताउल हक रोड पर है, और इसका जो नंबर है वो है 0320786533। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप CDC के मतलब ब्रीफ करने का। अब हमारा जो टॉपिक है कि हम जो ना फिजियोथेरेपी ऐसे बच्चों में जो जिनके स्पाइनल जो ना उनकी डिफॉर्मिटीज़ हैं, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बेसिकली तो ये बताइएगा कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी है क्या चीज़ पहले। जिस तरह ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट पट्ठों और हड्डियों के साथ मिलकर बना हुआ होता है।
बेसिकली हमारा जो स्पाइन, जिसे हम बैक बोन कह रहे होते हैं, वो डिफरेंट हड्डियों के साथ मिलकर बना हुआ होता है। वो जिसे हम कह रहे होते हैं कि वर्टिब्रीज उन्हें हम कहते हैं। टोटल हमारे पास 33 वर्टिब्रीज होती हैं जो कि ज्वाइन करके तो हमारा जो स्पाइन है, जो बैक बोन होती है, वो बना रही होती हैं। ये वर्टिब्रीज डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर बेसिकली डिवाइड हुई हुई होती हैं। 5 डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो होता है, जो हमारी नेक के लेवल से स्टार्ट हो रहा होता है, गर्दन से शुरू हो रहा होता है, वो हमारे पास होता है सर्वाइकल स्पाइन होता है, जिसमें 7 हड्डियां होती हैं। फिर हमारे पास जो होता है वो थोरेसिक स्पाइन होता है, जिसमें टोटल 12 होती हैं, जिसे हम T1 से T12 का नाम देते हैं। उसके बाद हमारा जो रीजन होता है वो होता है सेक्रम रीजन, लंबर रीजन होता है, जो L1 से L5, उसमें भी 5 होती हैं। फिर सेक्रम आता है, सेक्रम जो होता है उसमें भी 5 हड्डियां होती हैं, वो भी S1 से लेकर S5 का होता है। और एट द एंड हमारे पास जो होती है वो कॉकिक्स बोन होती है, वो भी 3 से 4 होती हैं, और वो फ्यूज्ड होकर एक बोन बनाती हैं, और ये पेल्विक रीजन तक जाकर एंड हो रही होती है। यानी कि हमारा जो स्पाइन है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो शुरू हो रहा होता है, यानी कि हमारी गर्दन से लेकर नीचे हमारी जो पेल्विक हिप बोन है वहाँ तक जा रहा होता है। अब जो स्पाइन होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? स्पाइन बेसिकली जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो मैं कह लूँ कि हमारी जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि उसने ब्रेन से सारे सिग्नल्स, ब्रेन से सारी नर्व्स लेकर जानी है मुख्तलिफ पट्टों के अंदर जिस्म के, चाहे वो हमारे अपर लिम्ब के हैं, चाहे वो हमारे लोअर लिम्ब के हैं, चाहे वो हमारे एब्डोमेन के हैं। तो वो सारी जो नर्व्स हैं वो लेकर जाते हैं। जब तक नर्व का सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होकर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मसल्स तक नहीं जाएंगे तो मसल अपना उस तरह प्रॉपर फंक्शन जो है वो नहीं कर सकेगा। अब ये जो हमारी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्पाइन होता है उसका एक नॉर्मल कर्व होता है, एस शेप के अंदर वो बना हुआ होता है। अब मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अगर हमारा वो स्पाइन जो है अपनी नॉर्मल शेप से डेविएट कर जाता है, या पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, पट्टे अकड़ गए हैं, या अगर बाज़ औक़ात एक्सीडेंट के नतीजे में अगर वो स्पाइन खुदा न ख्वास्ता किसी भी वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से जो हम चीज़ कह रहे होते हैं कि एक चीज़ है वो अपनी नॉर्मल शेप से हट गई है, तो इस चीज़ को हम स्पाइनल डिफॉर्मिटी कहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि किसी भी रीज़न से ये चीज़ जो है ना ये हट जाती है, या उसको डी शेप हो जाती है, कोई भी उसके अंदर तब्दीली आ जाती है, क्या वजूहात होती हैं इसकी बेसिकली डेवलप होने की? जिस तरह अगर बात की जाए कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक ये वजह हो सकती है कि जिस तरह फैमिली के अंदर जो है ना रन कर रहा है, अगर फैमिली में किसी को, हाँ, जीन्स के अंदर कि अगर फैमिली हिस्ट्री है कि किसी को है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कॉमन चांस होता है कि बच्चे के अंदर भी जो है ना वो स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, कुछ हमारे पास ऐसी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिस तरह हमारे जो एक डिजीज़ होता है जिसे हम कहते हैं कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, यानी कि जो स्पाइन के मसल्स हैं उनका सिकुड़ जाना, उनका मुख्तलिफ वजह से सिकुड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, उस वजह से हमारे पास जो है ये हो सकता है कि स्पाइन की जो शेप है ना वो चेंज हो सकती है, एस शेप से वो डेविएट कर सकता है। अगर नॉर्मली हम देखें तो हमारा स्पाइन जो होता है ना वो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से, जिस तरह अब एक वजह ये हो सकती है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, लेट्स सपोज स्पाइन का हमारा कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके नतीजे में हड्डियां जो हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। जिस तरह हड्डियों की एक बीमारी होती है जैसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, के हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसके नतीजे में मोस्ट कॉमन चांस हो सकता है कि कोई भी स्पाइनल डिफॉर्मिटी जो है ना वो डेवलप हो जाए। उसके अलावा हमारे पास होता है कि जोड़ का, जिस तरह हम कहते हैं ना कि सूज जाते हैं, आर्थराइटिस जिसे हम कह रहे होते हैं, उस तरह स्पाइन का भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो उसके नतीजे में भी हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो स्पाइन है वो डेविएट कर जाता है, उसकी जो नॉर्मल एस शेप पोजीशन होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है, अगर लेट्स सपोज कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा यानी कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लेट्स सपोज अगर हम गिर गए हैं, सीढ़ियों से गिर गए हैं, या किसी एक्सीडेंट के नतीजे में जो है ये स्पाइन जो होता है वो डेविएट कर जाता है। फिर इसमें भी मुख्तलिफ हो सकता है कि डेविएट वो किस तरह कर रहा है। जिस तरह अगर हम बात करें ना कि मैंने आपको डिफरेंट सेगमेंट बताए हैं कि सर्वाइकल है, सर्वाइकल का एक स्पेसिफिक पोस्चर होता है, फिर थोरेसिक है उसका पोस्चर होता है। इसी तरह अगर बात की जाए कि थोरेसिक के लेवल पे बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने अक्सर देखा होगा कि ये जो हमारा पीछे कमर का हिस्सा है वो यूँ आपको गोल सा मिलता है, वो लोग आगे की तरफ झुके होते हैं, वो कमर पीछे की तरफ होती है, उस तरह का देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए कि जो लंबर का रीजन होता है पीछे बैक का, वो आगे अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उस तरह का देखने को मिल सकता है। या अगर लेट्स सपोज कोई बंदा खड़ा हुआ है या बच्चा है, सामने
सामने से देखेंगे तो ज़ाहिरी बात है हम देखते हैं तो वो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो डेविएट, यानी कि राइट या लेफ़्ट साइड पे वो डेविएट आपको बेंड हुआ हुआ मिलता है। तो एक ये चीज़ हो सकती है। डिफरेंट इस तरह के पोस्चर्स होते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चों में अगर बात की जाए तो जिस तरह पैदाइश से पहले भी हो सकता है, पैदाइश से पहले या बच्चे का स्पाइन जो है उस तरह ग्रो नहीं किया, जो उसकी हड्डियां जिस तरह से ग्रो होनी थी वो नहीं हुई, उसमें बच्चों में अगर देखा जाए तो बर्थ से पहले भी हो सकता है। या बच्चा जब बच्चे की जो ग्रोथ हो रही होती है, मतलब लेट्स सपोज छोटा बच्चा है, अब उसकी डेवलपमेंट होनी है, नॉर्मली बोन्स ने ग्रोथ करनी है, लेकिन उस तरह बोन की ग्रोथ नहीं हुई तो डेवलपमेंट में भी जाके हो सकता है, और बाद में जो है किसी ट्रॉमा या फॉल के नतीजे में भी हो सकता है। साबिन मोहतरम, प्रोग्राम CDC टाइम आप समाअत फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे सोशल पेजेस के भी वहाँ पे भी एक्सेस हो सकता है, हमारे YouTube पे, हमारे फेसबुक पेज पे। और डॉक्टर ज़रफ़शान रियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आज उनके साथ जो गुफ्तगू हमारी चल रही है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल आ जाते हैं बच्चों के, तो उनको फिजियोथेरेपी के ज़रिए कैसे इम्प्रूव किया जाता है, इस पे गुफ्तगू हमारी हो रही है। अभी तक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि बेसिकली ये क्या होता है, जो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ हैं ये क्या चीज़ हैं और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इसकी वो क्या अलामात हों, कुछ आपने इसमें भी जिक्र कर दिया। ज़रा जो छोटा बच्चा वो कम्युनिकेट तो नहीं कर सकता कि मुझे ये प्रॉब्लम है या इशू है, तो कैसे देख के या कैसे पता चल सकता है कि इसके अंदर कुछ तरह की जो ना एबनॉर्मल पोजीशन है स्पाइनल के हवाले से हमारी? इसमें सबसे पहले जिस तरह फिज़िकल अगर मैं बात कहूँ कि जो हमें विजिबल हो सकते हैं कि क्या अलामात हैं, उनमें एक चीज़ ये होती है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शोल्डर हमारे होते हैं ना, वो उनका सिमेट्री होती है। राइट और लेफ़्ट शोल्डर को अगर हम देखें कि वो दोनों सेम लेवल पे होते हैं, कोई एक ज़्यादा ऊपर एक नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी स्पाइनल कोई डिफॉर्मिटी होगी तो उसके नतीजे में हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो ये है कि शोल्डर का लेवल जो है वो इक्वल नहीं है। राइट शोल्डर ज़्यादा ऊपर है, लेफ़्ट ज़्यादा ऊपर है, या राइट नीचे है तो लेफ़्ट ऊपर है, वो इस तरह हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद शोल्डर के बाद हमारा जो रीजन आता है पेल्विक रीजन, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो हमारी स्पाइन है वो हमारे हेड से लेकर पेल्विक के लेवल तक कनेक्टेड होती है। तो जो पेल्विक का रीजन होता है उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि बच्चा अगर खड़ा हुआ है तो उसकी कोई एक टांग ज़्यादा ऊपर की तरफ है, एक टांग नीचे है, यानी कि लेफ़्ट और राइट अगर पेल्विक की साइड को भी कंपेयर किया जाए तो वो भी ऊपर नीचे होती हैं। ऑब्वियस बात है जब बच्चा चल रहा होगा तो वो बैलेंस उसका डिस्टर्ब होगा, एक टांग जो है वो थोड़ी उठा के चल रहा होगा, एक ये अलामात हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बिल्कुल सामने से देखते हैं कि तो उसमें हमें जो बैक है वो एस शेप उसकी नॉर्मल कर्व है। लेकिन अगर कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो गई है तो उसमें हमें उसकी जो वो स्पाइन है या तो वो राइट साइड पे डेविएट हुई हुई नज़र आएगी या लेफ़्ट साइड पे, और बच्चा जो है वो ऑब्वियस बात है राइट साइड पर है तो वो ज़्यादा ज़ोर देकर उस तरफ चल रहा होगा, अगर लेफ़्ट साइड पर है तो उस तरफ उसे ज़्यादा ज़ोर दे के चलना पड़ेगा। ये तो वो वाज़ेह अलामात हैं जो नज़र आ रही होती हैं। इन सब के साथ साथ अब ज़ाहिरी बात है जिसको स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़ हो चुकी हैं उसको ऑब्वियस बात है एक हड्डी है वो अपनी जगह पर नहीं है, तो उसमें उसको पेन जो है वो एक्सट्रीम लेवल का पेन हो भी सकता है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता, वो डिपेंड करता है। फिर उसके अलावा मसल जो हैं, ऑब्वियस बात है मसल्स बेसिकली जो हड्डियां होती हैं उन्हें एक प्रॉपर पोजीशन में मेंटेन कर रहे होते हैं, तो जब वो अपनी पोजीशन से डेविएट कर रहे हैं तो उसमें कुछ मसल जो हैं वो वीक हो जाते हैं और कुछ मसल जो हैं वो टाइटनेस की तरफ जाते हैं, उनका स्पैज़म हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरह की अलामात जो हैं वो देखने को मिलती हैं इस चीज़ में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कोई मखसूस कोई टाइप्स भी हैं इसकी? जी, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो आ जाती हैं, टाइप्स आ जाती हैं। अगर मैं पहली बात करूं जिसमें मैंने आपको थोरेसिक जो है, जो मोस्ट कॉमन इसकी टाइप है ना थोरेसिक में, जिसमें 12 हड्डियां होती हैं T1 से T12 के लेवल पे, वो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो कर्व है उसका उस पर काइफोसिस डेवलप हो जाता है। काइफोसिस एक ऐसी चीज़ होती है कि जो थोरेसिक स्पाइन होता है वो ज़्यादा बाहर की तरफ निकल आता है, राउंड हम बन जाता है। अक्सर आप लोगों ने इस तरह के लोग देखे होंगे जो कि ज़्यादा बेंड होकर चल रहे होते हैं और पीछे उनकी जो है अपर बैक पे जो है वो एक राउंड सा हमें नज़र आता है। वो बेसिकली इनकी जो थोरेसिक की हड्डी होती है वो पीछे की तरफ निकल जाती है, कुबड़ापन भी कहते हैं। हाँ जी, जिसे हम बैक हम कहते हैं आमतौर पर। और उसमें फिर आपको शोल्डर
पोस्चर्स अक्सर देखते हैं को मिलेंगे कि वो राउंडेड हुए हुए हैं, सर आगे की तरफ है। तो पोस्चर ऑब्वियस बात है, जब एक चीज़ अपनी जगह से हट रही है तो पोस्चर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एक पोस्चर नॉर्मल नहीं है, उसे चलने में दुश्वारी होगी, उसके गेट के इश्यूज आएंगे, उससे उस तरह बैलेंस नहीं हो सकेगा। एक चीज़ के डिस्टर्ब होने से साथ साथ इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास एक स्पाइनल डिफॉर्मिटी इसकी टाइप है, जैसे लंबर लॉर्डोसिस कह रहे होते हैं। लॉर्डोसिस के केस में क्या होता है कि जो हमारी लो बैक होती है उसमें हमारे पास L1 से L5 का रीजन जो है उसमें वो ज़्यादा पेट की तरफ आगे की तरफ हो जाता है, अंदर की तरफ। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ज़ाहिरी बात है कुछ मसल जिस तरह जब वो हड्डी आगे की तरफ होती है तो हमारे जो पेट के मसल्स हैं वो हमें कमज़ोर मिलते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्कोलियोसिस इसकी टाइप है। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जब आप फ्रंट से देखते हैं तो वो जो स्पाइन है वो आइदर या तो राइट साइड पे डेविएट हुआ हुआ होता है या लेफ़्ट साइड पे। ये तीन वो टाइप्स हैं इसकी के एक स्काइफोसिस की मैंने बात की है, एक लॉर्डोसिस की और एक स्कोलियोसिस की। उसके अलावा हमारे पास इसकी एक टाइप होती है जैसे स्पॉन्डिलियोएस्थीसिस कह रहे होते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलियोएस्थीसिस, जिसमें वर्टिब्रेस का जो है वो आर्थराइटिस हो गया। हमारी जो हड्डियां हैं ना स्पाइन की अगर मैं बात करूं तो उन हड्डियों के हर हड्डी के दरमियान में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि उसे जो है ना वो सपोर्ट कुशनिंग शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे यूज़ हो रही होती है। तो जब किसी भी तरह का आर्थराइटिस हो गया वर्टिब्रेस का जॉइंट्स के अंदर तो उसके नतीजे में भी ऑब्वियस बात है वो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उस पर प्रेशर आता है और देन जो पोस्चर है वो भी अफेक्ट हो रहा होता है। उसके अलावा एक इसकी टाइप होती है जैसे हम फ्लैट बैक सिंड्रोम कह रहे होते हैं, जो लंबर रीजन है उसकी जो उस पर एक नॉर्मल कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो एक ये इसकी टाइप है, ये इसकी जो है ना 5 इकसाम होती हैं। ठीक है, अब ये बताइएगा कि अब फिजियोथेरेपी के ज़रिए क्या वो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, क्या वो गोल्स हैं जो आप लोग अप्लाई करते हैं ऐसे बच्चों के ऊपर और वो कितने इफेक्टिव साबित होते हैं बच्चों को इंडिपेंडेंट करने की तरफ? फिजियोथेरेपी में पहली हमारे जो कोशिश होती है, गोल क्या होता है, वो ये गोल है कि हमने सबसे पहले जो है पेन को जितना मरीज़ की हमारे पास जो आ रहा है चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है उसके हमने दर्द को कम करना है। उसके अलावा मसल जो है जो टाइट हो चुके हैं उनकी स्टिफनेस जो है उन्हें कम करना है, जो अकड़ चुके हैं उनको किस तरह रिलीज़ करना है, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स होती हैं। उसके अलावा अगर मसल की स्ट्रेंथ का कोई इशू है तो हम मसल की हमारा गोल क्या होता है कि ऑब्वियस बात है मसल वीकनेस है तो उन मसल को जो है हमने इतनी स्ट्रेंथ उनकी अपडेट करनी है कि जो है स्पाइन अपनी जगह पे वापस आ सके। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, जो कि हम करवाते हैं ताकि वो पट्टे जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं जिनमें अकड़ाव है उनको इतना रिलैक्स किया जाए कि वो स्पाइन को कोशिश करें कि वो वापस अपनी जगह पर आ सके। उसके अलावा वो पट्टे जो कि कमज़ोर हैं उनकी हम स्ट्रेंथनिंग को प्रेफर करते हैं। उसके अलावा मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स होती हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए होते हैं तो उनको किस तरह रिलीज़ करना है उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ ऑब्वियस बात है ये तो पट्टों की मैंने बात कर ली। उसके अलावा हमारे पास जो है अब पोस्चर रिलेटेड डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं वो हम अप्लाई करते हैं पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। साथ ऑब्वियस बात है जब स्पाइन का अफेक्ट हो रहा है तो साथ पेल्विक जो है वो भी अफेक्ट हो रही होती है तो हमारे पास गेट ट्रेनिंग जो है उस पर फोकस कर रहे होते हैं। मिरर के सामने डिफरेंट गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होते हैं वो करवाते हैं ताकि मिरर थेरेपी बेसिकली इतनी इफेक्टिव होती है कि ऑब्वियस बात है जब वो मिरर में देख के करते हैं तो उनको अपना राइट और लेफ्ट साइड को कंपेयर करने में ईजी कंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें भी नज़र आ रहा होता है कि हाँ अब इस लेवल पे मैंने स्टेप लेना है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट बैलेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं उनको टारगेट किया जाता है क्योंकि ऑब्वियस बात है जब पोस्चर और गेट अफेक्ट हो रहे होते हैं तो साथ बैलेंस जो है वो भी अफेक्ट हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम करवाते हैं। उसके अलावा अगर तो पेशेंट को किसी भी तरह की कोई नीड है कि अगर हॉट पैक चाहिए या कोई मोडेलिटी चाहिए, टेंस हो गया पेन कम करने के लिए तो साथ फिर या अल्ट्रासाउंड हो गई तो डिफरेंट अगर मोडेलिटी की नीड है तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड फिर हम वो लोग जो है वो ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो अर्ली इंटरवेंशन है किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बच्चा अगर ज़्यादा ग्रो कर गया हुआ है और आप इस तरफ तवज्जो वालिदैन ने या किसी वजह से नहीं दे सके उस पर, तो अगर वो ज़्यादा डेवलप हो जाए तो ज़ाहिर है कि उसका इलाज में भी प्रॉब्लम आती होंगी, तो जितना अर्ली करें वो आपके ख्याल में उतना बेहतर है? जी, अब ये पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि किस लेवल के हैं। अगर कुछ ऐसी इसकी इकसाम है कि उनमें ये चीज़ होती है कि
वो उस अगर मैं पूरा कहूँ कि हम फुल रिकवर कर सकते हैं तो वो तो चीज़ हो नहीं सकती। हम मैनेज, हाँ अलबत्ता हम मैनेज बहुत हद तक कर सकते हैं। अगर ये चीज़ है कि अगर पेरेंट्स किसी भी तरह का अगर वो नोट करें कि मेरे बच्चे के चलने में कोई मसाइल आ रहा है, या अगर वो खड़ा हो रहा है तो वो थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा है कि उसके कंधों में फ़र्क है, तो वो फ़ौरन जो है ना बच्चे को थेरेपी लेकर आए। क्योंकि उस वक्त अगर पट्ठों को कंट्रोल कर लिया गया, कुछ पट्ठों को कि जो अकड़ रहे हैं उनको डील कर लिया गया, तो हाँ बहुत चांसेस होते हैं कि इस चीज़ को हम पहले ट्रीट कर लें। लेकिन जिस तरह ट्रॉमा के नतीजे में, जिस तरह अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि किस लेवल का जो है वो चीज़ आ रही है, वो पेशेंट टू पेशेंट जो है देन डिपेंड कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, CDC तो एक प्रॉपर इदारा है जहाँ पे इस तरह के बच्चों को हमने मुख्तलिफ उसकी आपने बता दिया कि इस शोबे में काम होता है। इस इशू के रिगार्डिंग अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं ला पाते किसी ऐसी जगह पे, क्या आप किस तरह के प्रोग्राम्स भी हैं कि आप पेरेंट्स को घर में भी गाइड कर सकते हैं कि घर में अपने बच्चों को वो इस तरह से एक्सरसाइजेज या इस तरह की ट्रीटमेंट करा सकें? इस तरह की अवेयरनेस वैसे प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट। जिस तरह हमारा जो मेन, अगर मैं बात करूं, हमारा जो इस टाइम चल रहा है वो स्पेशल ओलंपिक्स है, ठीक है। तो स्पेशल ओलंपिक्स बेसिकली पेरेंट्स को बहुत इस तरह, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जाते हैं स्पेशल ओलंपिक्स के साथ, तो वो पेरेंट्स को इस तरह गाइड करने में एक हेल्पफुल होते हैं कि अगर जिस तरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं, उसमें हमारा यही है कि फिटनेस हो, बच्चे के पोस्चर, गेट, बैलेंस को ट्रीट किया जाता है। अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पर भी लेकर जाते हैं स्पेशल ओलंपिक्स पे भी, तो वहाँ पे भी डिफरेंट जो है ना उनके साथ देन थेरेपिस्ट आ रहे होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो मिलके एक टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर पेरेंट्स वहाँ पर भी लेकर जाते हैं अपने बच्चों को, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है कि अगर आपके बच्चों को कोई भी इस तरह के मसाइल होते हैं, देन वो आपको प्रेफर करते हैं कि आप इस तरह के इदारों में जाएं और अपने बच्चे को जो है वो ट्रीट करवाएं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम CDC टाइम आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी आप देख सकेंगे, हमारे YouTube पे भी, Facebook पे भी। और आज जो मौजू था डॉक्टर साहबा के साथ वो था कि फिजियोथेरेपी जो टेक्निक्स हैं टू इम्प्रूव स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रन, इसके ऊपर डॉक्टर साहब ने बात की कि ये बेसिकली है क्या मसला, वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात कैसी हैं, और फिर इसको कैसे जो है वो ट्रीट किया जाता है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।